Good evening ji. Write down the group 14 elements. Ionization enthalpy of group 14 elements. Ionization enthalpy of group 14 elements. बताएं क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? पहले तो आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। पहले तो आप लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के अंदर? कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है जी, बताओ इस ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? बताएं। ग्रुप के अंदर क्या सीखा था हम लोगों ने? ग्रुप के अंदर क्या सीखा था हम लोगों ने? ये तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना, तो ग्रुप के अंदर क्या सीखा था? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल अरे बोलो भाई, आप लोगों ने पढ़ा था अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। ये पढ़ा था आप लोगों ने, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घट जाएगी। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो आपके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ आपके सामने, तो कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। ठीक है ना? यही होनी चाहिए। क्लियर है ना? यही होनी चाहिए ना? ये जो ऑर्डर है ना आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ठीक है, बट छोटी सी इसके अंदर गलती है। छोटी सी गलती ये है कि सबको सेम रहेगा, बस ये अपनी पोजीशन बदलेगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टिन। इसके बाद लिखो एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन गलती से स्किप हो गया था, तो एक बार ही सारे टॉपिक खत्म होने दो, फिर मैं उसको करवा दूंगा। बट मैंने आपको एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मुझे याद है भाई, मुझे याद है, मैं कहीं नहीं जा रहा, और आपसे भी डिस्कस भी करना है पेपर के बाद, क्लास के बाद कुछ डिस्कस भी करना है आपसे। ठीक है, एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बट वो डिटेल में हमने डिस्कस नहीं करा है, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर वगैरह से नहीं लिखवाई है। तो एक बार ये टॉपिक्स खत्म हो जाए फिर उसको लिखवा दूंगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप 3 की। ठीक है जी, तो ग्रुप 3 के अंदर 3D ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, फिर 4D की, फिर 5D की। ये मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबशेल्स लिखे हैं भाई। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट सिखाया था, आपको 3D सीरीज सिखाया था, आपको 4D सीरीज सिखाया था, आपको 5D सीरीज सिखाया था। 3D सीरीज किस बेसिस पे सिखाया था? अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर कर रहा हो तो 3D सीरीज, अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर कर रहा हो तो 4D सीरीज, 5D सबशेल में एंटर कर रहा हो तो 5D सीरीज, 6D सबशेल में एंटर कर रहा हो तो 6D सीरीज। 3D 4D 5D 6D ऐसे ही सिखाया था ना। तो मैंने एलिमेंट नहीं लिखे सारे के सारे, बस मैंने एक ट्रेंड लिख दिया किसका? ग्रुप 3 का। ठीक है, ग्रुप 3 के बाद आपका लेंथेनॉइड एलिमेंट आ जाता है। अरे ग्रुप 3 अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप ही ग्रुप 3 है। देखने में तो लगता है छोटा सा ग्रुप है, बट एक्चुअली में ग्रुप 3 सबसे बड़ा ग्रुप होता है आपका। ठीक है, और ग्रुप 3 के अंदर ही लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है आपका और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट है। तो जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है जी, तो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स का
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर रहेगा। 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, 4D वाले की कम, 5D वाले की और कम। उतारो से। अब करते हैं ग्रुप 4। अब करते हैं ग्रुप 4, 5, 6, 10। ठीक है, जिन जिन एलिमेंट्स की एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ इसे बस याद रखना आप। ग्रुप 3 के लिए मैंने बता दिया है 3D, 4D, 5D। ग्रुप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 10 के लिए ये ऑर्डर ही पूरा उल्टा हो जाता है। तो 3D की कम हो जाएगी, फिर 4D की, फिर 5D की। ठीक है जी। अब आपका कौन सा ग्रुप बचा? आपने बस ये और ये याद रखना है। ठीक है, ग्रुप 3, 4, 5, 6 से 7 नहीं आया, 10 आ गया। अब देखो जो बचा वो नीचे लिख दो। 7, 8, 9, 11, 10 तो लिख लिया है ना, 12। ठीक है ना, बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ग्रुप 3 आपने याद रखना है, देन यू हैव टू रिमेंबर ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10। इसके लिए क्या ऑर्डर होगा? 4D इधर आ जाएगा, 3D इधर आ जाएगा, 5D वैसे ही रहेगा। 4D अब पीछे आ जाएगा, 3D की ज़्यादा हो गई, 5D की और ज़्यादा हो गई। बस ये ट्रेंड आपने याद रखना है। अब डालो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें पहली एप्लीकेशन लिखो बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, पहली एप्लीकेशन लिखो बेसिक नेचर। पहली एप्लीकेशन बेसिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर, या मेटालिक कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से आप बेसिक कैरेक्टर भी बता सकते हो, मेटालिक कैरेक्टर भी बता सकते हो और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी बता सकते हो। ये तीनों के तीनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। ये तीनों के तीनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो कहने का मतलब है अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा, या मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है जी, उतारो। देखो जी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिंपल सा है जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है। ये बात क्लियर है। सॉरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बेसिक नेचर घट जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो नीचे लिख लेते हैं बेसिक नेचर कह लो, घट जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर कह लो, मेटालिक कैरेक्टर कह लो, ये भी घट जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कह लो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कह लो, ये भी घट जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड मुझे क्लियर हो गया। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड मुझे क्लियर हो गया। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम के बारे में बात करूँ तो
ये सब बढ़ जाएगा। टॉप टू बॉटम के बारे में अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं टॉप से बॉटम मूव करता हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी घटेगी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी घटेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अपनी घट जाएगी। इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस देयरफॉर ऑल दीज थ्री नेचर और यू कैन से कैरेक्टर विल इंक्रीज। ठीक है जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर घटेगी तो बेसिक नेचर आपका बढ़ जाएगा, बेसिक नेचर आपका बढ़ जाएगा, या आप बोल सकते हो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सही है जी। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, बेसिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच का रिलेशन बता दिया। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। लेफ्ट टू राइट गए, हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरल ट्रेंड जो हमने देखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो ये तीनों आपके घट जाएंगे। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमने देखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। और 2 पॉइंट्स और ऐड कराने, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, मेटल के कंपाउंड्स जनरली बेसिक होते हैं और कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। Na2O, K2O और सीजियम 2O, आपने इन्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपने इन्हें अरेंज करना है इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो भी इंक्रीजिंग। आप ये देखो तीनों में ऑक्सीजन कॉमन है, इधर सोडियम है, इधर पोटेशियम है, इधर सीजियम है। आपको पता है सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा, पोटेशियम की कम, सीजियम की और कम। मतलब ये जो ऑर्डर आपके सामने, मतलब ऑर्डर नहीं लिखा हुआ बट ऑक्साइड्स को इस तरीके से रखा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है एलिमेंट्स की। हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे कम, तो Na2O इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम, इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा और इसका बेसिक कैरेक्टर और ज़्यादा। सिंपल सा था क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहले आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो गई, बेसिक कैरेक्टर और बढ़ेगा। ठीक है जी। इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, नहीं अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको एक बोरोन वाला एक्सेप्शन कराया था, उसी पे आपके बुक के अंदर क्वेश्चन भी है 3.19, तो लगे हाथों हमारा 3.19 डन हो गया। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक बार फिर से देख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल एटम, नॉन बॉन्डेड स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर हो, आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करते हो, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो भी आप सप्लाई करते हो ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए वैलेंस शेल से, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा EgH,
डिनोटेड बाय डेल्टा EGH। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि जब भी आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे या इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, कहाँ से करोगे? वैलेंस शेल से करोगे। ठीक है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम वैलेंस शेल, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, तो लिखो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to a last subshell. The energy released when an extra electron is added to the last shell. क्या लिखवाया? द एनर्जी क्या लिखवाया वही बताना। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। शेल कर लो उसे, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, आइसोलेटेड होना चाहिए इधर भी और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम so as to convert the atom into the gaseous anion. So as to convert the atom into the gaseous anion. So as to convert the atom into the gaseous anion. ठीक है जी, दोबारा सुन लो। जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट लाइन से लिख लो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट लाइन से लिख लो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो यूनिट्स आप लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पढ़ी है वो यूनिट सेम है, सेम ही यूनिट है इधर भी। तो क्या क्या यूनिट बताई थी आपको? जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उसकी लास्ट शेल के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अनाइन ही मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लिखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ठीक है जी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग वॉज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ना। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी, है ना। मैंने आपको यही बोला था ना, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका डेटा बता देता हूँ मैं आपको, -141। याद नहीं रखना डेटा, बट समझाने के पर्पज से 141 किलो जूल पर मोल। सही है, इतना क्लियर है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब आप O- लो, O- में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो O2- बन जाएगा। ठीक है ना, है ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना। O2- बन जाएगा। जरा आप मुझे समझाओ,
यहाँ पे जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए? मेरा पॉइंट समझ गए ना? देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक ऐड करते चले जाते हो, कॉन्सेक्यूटिवली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज होगी। मैंने डेटा भी लिख दिया उसका फॉर दी रेफरेंस, ताकि चीज़ें और क्लियर हो। ठीक है, आपने क्या करा? O माइनस लिया, O माइनस के अंदर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करा। तो अब आप मुझे बताएं O माइनस में जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होगी या प्लस में होगी? पॉजिटिव। और कोई? आप लोग क्या पास करेंगे आंसर? सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, मतलब आपको सप्लाई करनी पड़ेगी? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले एक बारी, पॉजिटिव वाले एक बारी, नेगेटिव वाले एक बारी। आप किस में हो? नो कमेंट्स, पास। पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? सुनो भाई, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे ऑक्सीजन के अंदर तो ऑक्सीजन वॉज न्यूट्रल, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, काम बन गया। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या आ गया? O माइनस। अब आप O माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जिसमें ऐड कर रहे हो वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो ऐड होने वाला नहीं। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा। जबरदस्ती कैसे ऐड करोगे? एनर्जी सप्लाई करके। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इधर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैं डेटा बता देता हूँ, 780 किलो जूल पर मोल, 780 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे ना। हेसेस लॉ पढ़ा था, हेसेस लॉ का छोटा सा एप्लीकेशन पिछली क्लास के अंदर बताया था क्वेश्चन को लेकर, कुछ याद आया? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, तो दिस प्लस दिस। कुछ घुसा दिमाग में? ठीक है, उतारो फटाफट से, 2-4 बातें लिख लो उस पर। थर्मोडायनेमिक्स कराएंगे तब बात करेंगे, जल्दी करो। इसमें लिख लो आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आप लिख लो आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। आफ्टर द addition of 1 electron the atom becomes negatively charged and the second electron is to be added, and the second electron is to be added to a negatively charged ion, and the second electron is to be added to a negatively charged ion। फुल स्टॉप करके, but the addition of second electron is opposed, but the addition of second electron is opposed by electrostatic repulsion, but the addition of second electron is opposed by the electrostatic repulsion, and hence by the electrostatic repulsion and hence the energy has to be supplied। क्या मिस हो गया? हाँ जी बताएं। I repeat, after the addition of 1 electron the atom becomes negatively charged and the second electron is to be added to a negatively charged ion, full stop, but the addition of second electron is opposed by electrostatic repulsion and hence the energy has to be supplied for the addition of second electron। Thus the second electron gain enthalpy, write delta EgH2 supplied for the addition of second electron, full stop करके, thus the second electron gain enthalpy, write delta EgH2, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, सिखाया तो सिंबल।
thus the second electron gain enthalpy of an element is positive. पहले ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता था। आपकी जनरल नॉलेज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्लस से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब वो ये कहते थे कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहा है, तो इसलिए बोल एफिनिटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ करा। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ना भाई। आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो न्यूक्लियस जल्दी से उसको होल्ड कर लेगा, जल्दी भी कर सकता है कुछ केसेस के अंदर, देर से भी, मुश्किल से भी होल्ड करेगा। एक काइंड ऑफ एफिनिटी क्रिएट हो रही है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले बोला जाता था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में लिखी जाती थी। तो अगर पुराने वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा पुराने वाले कॉन्सेप्ट में। बाद में कॉन्सेप्ट बदला गया, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने लिखा नहीं? हाँ, हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर लिखो आप, एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? हाँ जी मैडम जी, ये आंसर नहीं है इसका, एलिमेंट वाइज बताओ आप मेरे को। हाइड्रोजन की होती है, लिखवाया था बकायदा मैंने कॉपी के अंदर। हाँ, और सबसे कम किसकी लिखवाई थी? बोलो। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। सिंपल सा पॉइंट है, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होगा? वैलेंस शेल में ऐड होगा, है ना। अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास होगी तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वैलेंस शेल के अंदर, न्यूक्लियस उसको इमीडिएटली होल्ड कर लेगा, स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा आपने वैलेंस शेल में करना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया वैलेंस शेल में, तो न्यूक्लियस उसको इमीडिएटली होल्ड कर लेगा। इमीडिएटली होल्ड करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, जिसमें मुश्किल से ऐड होगा वहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है जी। अब एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर भी दोगे तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि साइज बड़ा है, वैलेंस शेल दूर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी दूर हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है जी, कम रिलीज होगी। क्लियर है? एब्जॉर्ब करवाएंगे मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सप्लाई करेंगे तो प्लस साइन, है ना। अरे बोलो, एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस साइन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, मैंने एक केस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करा, -500 की एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा केस लिया, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा, -700 की एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन ना। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में किस में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है? -500 या -700? -500। 700 हो रही है, -500 होगी। आप बोल रहे हैं खीखी करूँ जैसे करते हैं आप ड्यूरिंग द क्लास। लिसन, दोबारा सुनना मेरे पॉइंट को और फिर आंसर करना। माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बस इतना ही मतलब है इन दोनों का। अब आप बताएं किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? 700। आप मैथमेटिक्स मत लगाओ इस पर। -500 -700 में -500 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस का क्या मतलब है? एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब। प्लस का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी सप्लाई, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज।
तो माइनस का मतलब है दोनों में ही एनर्जी रिलीज हो रही है, तो माइनस का काम अब खत्म हो गया। ठीक है, वो ये बता रहा था कि माइनस क्या बताता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब मैं बोल रहा हूँ किस में ज़्यादा रिलीज हो रही है, 700 में। कैमरा नहीं होता ना, सुन चुके होते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर लिखो, न्यूक्लियर चार्ज। ये उतार लो आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस क्लियर है ना आप लोगों को, सिखाया था काफ़ी अच्छे से। न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसी बात पर न्यूक्लियर चार्ज की तरफ चलते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घट जाएगा, एटॉमिक साइज घट जाएगा, और एटॉमिक साइज घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलो जी, 2 फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर लिखो, थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेम वही पॉइंट आ गया, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। सेम वही पॉइंट आ गया। तो आप मुझे बताएं, जो सबशेल या जो शेल ऑलरेडी स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड होगा? अरे पहले आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन रिमूव और ऐड क्यों होता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हो? टू कंप्लीट इट्स या सॉरी देयर ऑक्टेट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट या अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। बोल दिया मैंने अभी, ठीक है जी, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, या इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, इनकी हेल्प से एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं वो थर्ड फैक्टर के बारे में। थर्ड फैक्टर के अंदर मैंने क्या बताया है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। फिर से वही पॉइंट बताया जो पिछली बार बताया था। तो अब इसको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल लेते हैं नोबल गैस का। नोबल गैसेस की सारी शेल फुल्ली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नहीं होगा, बट आपने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। ज़बरदस्ती वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कराया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगी पॉजिटिव में होगी? अब तो वही बचा जब मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तो उसमें भी हमने जबरदस्ती लगाई थी। हाँ, इसमें भी जबरदस्ती कराया तो पॉजिटिव हुआ। तो जब नोबल गैसेस की शेल्स आर फुल्ली फिल्ड, इफ द शेल्स ऑफ द नोबल गैसेस आर ऑलरेडी फिल्ड, आप इलेक्ट्रॉन्स में ऐड भी करोगे, जबरदस्ती ही ऐड होगा वो, आप उसकी स्टेबिलिटी खराब कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन, अबे फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आप फोर्सफुली तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, फोर्सफुली तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो ना इधर। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बोला है कि इधर भी जबरदस्ती ऐड कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पॉजिटिव हो गई। तो नोबल गैसेस के अंदर भी अगर आप नोबल गैसेस के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो फोर्सफुली ही ऐड करोगे, तो वहाँ पे एनर्जी नहीं रिलीज होगी, वहाँ पे एनर्जी आपको उल्टा सप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी नोबल गैसेस के लिए क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और नोबल गैसेस मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि नोबल गैसेस की शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। तो पहले आप इस थर्ड फैक्टर में थोड़ा सा लिख लो, लिखो एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिलक्टेंट रिलक्टेंट मतलब अनेबल, reluctant to take up extra electron, because they will lose their stable configuration, because they will lose their stable configuration,
That is why electron gain enthalpy is positive. G, they will lose their stable electronic configuration. That is why their electron gain enthalpy is positive. ठीक. अगर आप लोग एस ब्लॉक के बारे में बात करो तो फुल्ली फिल्ड सबशेल्स क्या होगी? NH2. अगर आप पी ब्लॉक के लिए बात करो तो बताओ. अरे मैडम वो बताओ मुझे, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ. जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए. एक बार ही खोल के देखो आप कॉपी जरा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स निकालो और वहाँ पे जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो. पी ब्लॉक पहले निकालो, आपसे P6 बोले जा रहे हो, पहले पी ब्लॉक निकालो. मिला पी ब्लॉक? अरे पी ब्लॉक के अंदर आपको क्या सिखाया था मैंने? NS2 NP126. मैं आपको पी ब्लॉक के अंदर फुल्ली फिल्ड सेल पूछ रहा था, तो क्या आंसर? अच्छा NS2 NP6. ये आपका ग्रुप 18 हो गया. पता नहीं क्या आंसर दे रहे हो. ग्रुप 18 एलिमेंट हो गया ये आपका नोबल गैस. अच्छा हाफ फील्ड बताना पी ब्लॉक के अंदर. हाफ फील्ड भाई इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ NS2 NP3. NS2 NP3 ये आपका है ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप 15 हाफ फील्ड. पता नहीं ऊट पटांग आंसर दे जा रहे हो. उतारो उसको. और डी ब्लॉक के लिए पूछो तो फुल्ली फील्ड NS2 NP6 ND1 to 10. सही है, सही है. N-1 D10 NS2 ग्रुप 12. उतार लो, ये कर लिया तुमने. इसके बाद चलते हैं हम ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये आपका एस ब्लॉक का हो गया ग्रुप 2. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड्स पढ़ना है, जिसमें से पहला ट्रेंड आपने पीरियड के अंदर पढ़ना है, फिर ग्रुप के अंदर पढ़ना. बड़ा सिंपल सा है. पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. साइज, रुको जरा गलत लिख दिया, साइज घटेगा. एटॉमिक साइज विल डिक्रीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, है ना. लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही है, एटॉमिक साइज घटता ही है. तो जब एटम का साइज घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिलीज होगी. मतलब माइनस में ज़्यादा वैल्यू होगी, माइनस में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. सेकेंड, अलॉन्ग ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है? एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटनी चाहिए. ठीक है जी, ट्रेंड्स हो गया. अब इसके बाद हेडिंग डालो, मतलब क्वेश्चन है, हेडिंग नहीं क्वेश्चन है. देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. बोलो क्वेश्चन. विच वन इज मोर स्टेबल?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ख़त्म ही हो गया, इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन देखनी है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो हो जाएगा, मतलब इस संडे तक हो जाएगा। विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज मोर स्टेबल? ठीक है, Li माइनस और Be माइनस, बताओ इसमें से कौन स्टेबल होगा? सर लिथियम है। स्टेबल कौन सा? बेरिलियम। नहीं लिथियम है। Li माइनस स्टेबल होगा, Be माइनस स्टेबल होगा? Be माइनस स्टेबल होगा, देख लो जरा। Be माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरा आप, 1s2 2s2 2p1। ये Be माइनस की, और लिथियम की लिखना जरा, 1s2 2s2। लिथियम की, सिर्फ लिथियम की क्या थी? 1s2 2s1। और बेरिलियम की क्या थी? 1s2 2s2। सुनो जरा, पहले लिथियम की ये थी, बेरिलियम की ये थी। आप मुझे जरा लिथियम और बेरिलियम में देख के बताओ कौन सा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, ये आपका हाफ फिल्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा ये, बट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। मतलब लिथियम बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ लिथियम हाई होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। अभी आप ये देखो कि ये वाला ट्रेंड हिल गया यहाँ पर, ये वाला ट्रेंड बदल गया ना वहाँ पे। भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, बेरिलियम का 4 होता है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। तो बदल गया ना ट्रेंड, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो अब क्लियर हो गया कौन सा स्टेबल होगा? लिथियम माइनस। लिथियम माइनस विल बी मोर स्टेबल देन Be माइनस। ठीक है जी, कोशिश करो ये जानने की कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कहां पे स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, और आसानी से मिल रही है, मुश्किल से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम लिथियम माइनस और Be माइनस। लिथियम माइनस और Be माइनस में, मतलब इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? Be माइनस से, क्योंकि Be माइनस की देखो हालत क्या हो रखी है। ठीक है ना, तो Be माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। आंसर इज Be माइनस। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लिखो एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहली एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। तो लिख लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि कहानी तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। लिख लो, फॉर नोबल गैसेस, for noble gases the values of electron gain enthalpy is positive. For noble gases the values of electron gain enthalpy is positive. The values of electron gain enthalpy is positive because extra electron goes into next, because extra electron goes into next higher shell, because extra electron goes into next higher shell, which becomes unstable, which becomes unstable, which becomes unstable। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके हिसाब से पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होनी चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर? है
गॉगल्स, क्वेश्चन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किन ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है? हेलोजन। ठीक है जी, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन्स आपके ऐसे एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन का साइज ही छोटा है। जनरल पॉइंट होता है ना, पीरियड 2 के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बोल रहा हूँ। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन का ही साइज छोटा है। नोबल गैसेस को तो बढ़ जाता है ना, वैन डर वाल्स रेडियाई। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव में होती है। ये बात क्लियर हो गई? अब आप मुझे ये बताओ, हेलोजन में से भी किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी? लिख लो आप, पहले तो एक पॉइंट लिख लो वरना रह जाएगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगा। लिख लो, हेलोजन्स हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजन्स हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजन्स हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन्स आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा माइनस में होती है। लिख लो, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन इज NH2NP5, because valence shell electronic configuration of halogen is NH2NP5. And they require one more electron, and they require one more electron and they require one more electron, and they require one more electron to acquire the stable noble gas configuration. Stable noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई, हेलोजन्स की अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करो तो वो क्या है? NH2NP5 है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इसकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, तो जल्दी से ऐड करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, और मोर ओवर साइज भी छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन के सबसे ज़्यादा माइनस में होती है। इसे कंप्लीट कर लो। क्या लिखवाया था? टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2NP6, that is NH2NP6. As a result they have a strong tendency to accept an additional electron. As a result they have a strong tendency to accept an additional electron, and hence their electron gain enthalpy are highly negative. ऐसी वर्बली बता दो मुझे, बाद में डिस्कस करेंगे। बस एक वर्बली आप मुझे बता दो, हेलोजन्स के अंदर किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा माइनस में होनी चाहिए? हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे इन्हें ही सबसे ज़्यादा देखते हैं। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कैसे याद करते हैं इसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इन एलिमेंट के अंदर किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा माइनस में होनी चाहिए? क्यों? उसका साइज तो बड़ा होगा। फ्लोरीन की होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ज़्यादा माइनस में होनी चाहिए? इसमें फ्लोरीन की होनी चाहिए ना। क्यों?
क्योंकि वो बहुत छोटा साइज़ है फ्लोरीन का, बट द आंसर इज़ दिस। ठीक है जी, उसे बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।